ढोलक की थाप बंदाबंदी के गानों से प्रीत के घर का आंगन गुलजार था। प्रीत की बुआ ढोलक पर थाप दे रही थीं। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़ते वो तेज से बोलती, अरे जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे मोहल्ले में उतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का ब्याह ना हुआ। आज आने तो दो इस घर के नए दामाद को। दूल्हे को देखते तुम सबकी बोलती वैसे ही बंद हो जानी है। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बंदाबंदी के गीत गाओ गाओ। तभी प्रीत की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए बंदाबंदी के गीत गाना शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। सुबह सुबह पति चाय बनावे, खुद पिए और हमें भी पिलावे, और कहे पी लो मेरी जान, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। जिसे सुनकर कोहबर में बैठी प्रीत मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ खटक रहा था। तो वो था प्रीत के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी। प्रीत की माँ सावित्री ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन प्रीत ने हर बार बहाने बनाकर बात मुस्कुरा कर टाल दिया। सावित्री जी जब भी प्रीत से कहती, प्रीत मुझे अमन, प्रीत के होने वाला पति पसंद तो है ना, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से, तब प्रीत कहती, ये कैसी बातें पूछ रही हूँ माँ, आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी परिवेश मुंबई में पला बड़ा अमीर परिवार का अमन देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर, गौरवर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व का था। अमन घर का ही बिजनेस पिता के सहयोग करता था। इधर प्रीत एक छोटे से टाउन एरिया की निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सांवली सलोनी प्रीत को जब अमन के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अमन से रिश्ता तय होते सभी आसपास जान पहचान वालों को प्रीत की किस्मत भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात में ताना मारा करते थे। वो भी आज कह देते किस्मत हो तो प्रीत जैसी। प्रीत की बुआ जिन्होंने प्रीत का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी 30 मारखा की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने की वाहवाही लूटती। लेकिन प्रीत को अमन का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक अमन ने कभी भी अकेले में या फोन पर प्रीत से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां जब भी प्रीत से पूछती कि अच्छा बता जीजा जी से कितनी बात होती है, तो प्रीत बात को छिपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं, उनकी आदत भी नहीं ज्यादा बोलने की, वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं फालतू की बकबक करने वाले। शाम को दरवाजे पर बारात आई। जिसने भी अमन को दूल्हे के रूप में देखा देखता ही रह गया। कुछ को प्रीत की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़के और उसके घर वालों ने लड़की में जो कौवे संग हंस की जोड़ी बना दी। बड़े धूमधाम से प्रीत की शादी अमन से संपन्न हो गई। विदा होकर जब प्रीत अमन संग कार में बैठी तो अमन ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं और खिसक कर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देख प्रीत के मन में अपने शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गईं। प्रीत विदा होकर अपने शहर के ही होटल आई, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे की उनकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ प्रीत ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास सुमन, ससुर अमरनाथ जी एवं 2 शादीशुदा नंदे निशा और सिया थीं। प्रीत की एक जेठानी रुचि भी थी, जिसका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ अजय शादी में शामिल हुए। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी नंद निशा ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। लेकिन प्रीत तो मन ही मन अमन के बारे में सोची रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बेड से उठकर खड़ी हुई। देखा तो अमन कमरे में दाखिल हुए। अमन को कमरे में देखते प्रीत की धड़कनें तेज हो गईं। चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए
कनखियों से प्रीत अमन की तरफ देख रही थी कि तभी अमन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, इतने भारी कपड़ों में नींद कैसे आएगी? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होगी। प्रीत अमन को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। कपड़े बदलकर प्रीत जब बाहर आई तो देखा अमन सो चुका था और उसे भी अमन के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही न चला। अचानक उसके कानों में अमन की आवाज आई, प्रीत उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। प्रीत ने आंखें खोली तो देखा अमन का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ है। अब अमन उसके लिए एक पहेली बन चुका था, जहां एक तरफ प्रीत सास और नंदों का प्यार और अपनत्व देखकर खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ से बाहर का था। अपनी शादीशुदा जिंदगी से हजारों सपने संजोए जब प्रीत अपनी ससुराल मुंबई पहुंची तो वो बहुत खुश थी। ससुराल पहुंचने पर प्रीत के मायके से फोन आया। प्रीत ने पर्स में से फोन निकालकर देखा तो उसकी माँ का फोन था। औपचारिक बातचीत के बाद प्रीत की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल रखना। कितने भले लोग हैं, बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरे जैसी ससुराल वाले मिल जाएं तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो जरा उनसे भी बात कराना, हाल चाल ले लूं। प्रीत ने सामने बैठे अमन को देखा जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। अमन की दिलचस्पी ना देखकर प्रीत ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे हैं माँ, अभी घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब अमन कमरे में आए तो प्रीत ने देखा कि अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार अमन ने बिना कुछ बोले प्रीत को सीधा अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन अब प्रीत का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। प्रीत को पता चल गया कि अमन की ये मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर अमन ने प्रीत के साथ अपनी शारीरिक भूख खत्म कर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी प्रीत की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। शराब के नशे में जब अमन ने प्रीत से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। पूरी रात प्रीत की आंखों से नींद गायब रही। वो सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे अमन जैसा हमसफर मिला? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से प्रीत नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। अमन बेसुध सोया था, जिसे देखकर प्रीत के मन में उसके प्रति अब प्रेम नहीं घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रखी थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई प्रीत दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी सास सुमन जी थी। सुमन जी ने प्रीत से कहा, बहू चलो, रसोई में तुम्हें सब कुछ बनाना भी है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर, पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देकर प्रीत ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान को देखकर सुमन जी ने कहा, प्रीत, दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही निशानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर ना जाए। प्रीत देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सास की नहीं माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो ऐसे ही होते हैं। खैर चलो काम देख लो। और वो प्रीत को घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल गईं। इधर दर्द से कराहती प्रीत
अकेली रसोई में बैठ अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज ना तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था, न ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज दी, प्रीत जल्दी करो बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करो, वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके प्रीत ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन अमन बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। प्रीत अभी अमन के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो, तो मैं दोपहर का खाना बता देती हूँ कि क्या बनना है। सच से अनजान प्रीत सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। अब प्रीत के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे तो किससे? आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर दे कौन? जब अमन को प्रीत पसंद ही नहीं थी, तो अमन ने प्रीत से शादी की ही क्यों? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो थी नहीं, जिससे चाहते उससे शादी करते, फिर मुझसे शादी क्यों की? प्रीत की सास और नंदे उससे बहुत प्यार से बात करती, कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता कितने अच्छे और उच्च विचार हैं इन लोगों के। लेकिन सास नंद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है जिसका सहारा लेकर वे लोग तुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो प्रीत शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी कि शादी होते ही वो उलझनों में उलझकर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी थी। अब अपनी ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी थी। घर के काम करके प्रीत थक चुकी थी। मुंबई आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। प्रीत की माँ का जब भी फोन आता वो उनसे हंसकर ही बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माँ पापा परेशान हो जाएंगे और लौट कर गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी, वो अलग। इसलिए उसने चुप रहना और अपनी तकलीफ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर उससे कहा, प्रीत एक कप चाय अधिक बनाना, अजय आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते उसे लगा कि शायद जेठानी जी भी उससे मिलने आई होंगी। उसने सास से पूछा, माँ जी लेकिन जेठ जी आए कब? क्या भाभी भी आई हैं साथ में? अजय तो कल रात में ही आया, लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब न मिलने से वो समझ गई कि वो गलत थी। जेठ जी अकेले ही आए थे। उसको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। वो सोचती है, भगवान कहाँ आकर फंस गई मैं। क्या घर है, एक बेटा दिन भर घर में रहता है, एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा। अब अजय भी घर में साथ ही रहने लगे। तब प्रीत को समझते देर न लगी, ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं बल्कि दिखावे के अमीर हैं, कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाज आ रही थी। प्रीत ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला अमन ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे, जो उसने चुकाए नहीं। हाथ पांव जोड़कर किसी तरह सुमन जी और अजय ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों और मोहलत दे दें। तभी घर में उसकी जेठानी रुचि का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अजय ने कहा, रुचि तुम इतनी जल्दी? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना? तब रुचि ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल ही पूछ लोगे। पापा अब ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा अब परेशानी की कोई बात नहीं, भैया भी इंडिया ही आ गए हैं। माँ पापा के साथ रहने के लिए दरवाजे के ओट से झांकती प्रीत रुचि को देखकर देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। जेठानी को देखते उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। झटपट वो रसोई से पानी लेने गई उसको देने के लिए। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम कौन हो? प्रीत ने पलटकर देखा तो रुचि थी। प्रीत सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। प्रीत ने आगे बढ़कर रुचि के पैर छुए। तब रुचि ने कहा, खुश रहो, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
तभी पीछे से अजय ने आकर कहा, ये अमन की पत्नी है प्रीत, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश में भरी रुचि ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी? और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? अजय ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी सुमन जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको। जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो तो शुक्र हो मेरे हीरे जैसे दामाद का, जो उसने अमन का ब्याह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही न होने देती। अजय, लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि प्रीत से दूर ही रहे। खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी प्रीत पर नहीं पड़ने देना चाहती। रुचि अबाक प्रीत को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी प्रीत कुछ भी समझने में असमर्थ थी कि तभी सुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उससे कहा, बहू, तुम अमन को या शादी को लेकर कभी कोई बात रुचि से साझा मत करना। न ही उससे तुम्हें बात करने की जरूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बड़ा चढ़ाकर बताने और झगड़ने लगने की, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो अपने मायके में थी 3 महीने से, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा ये है कि मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वांझ है। प्रीत चुपचाप कमरे में मूक दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर अजय ने रुचि को कमरे में लाकर कहा, देखो रुचि, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम प्रीत से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में आ जाओ। तब रुचि ने कहा, लेकिन अजय, क्या प्रीत को अमन का सच पता है? क्या प्रीत की शादी अमन से सच बताकर हुई है या वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी झूठ बोलकर? अजय ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया क्या नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात रुचि की आंखों से नींद गायब रही। ना चाहते हुए भी बार बार उसके सामने प्रीत का मासूम चेहरा आ जाता। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। रुचि और प्रीत एक दूसरे को देखते साथ काम करते, लेकिन बात कोई किसी से नहीं करता। तीसरे दिन रात को अचानक रुचि को प्रीत के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज आने लगी। प्रीत की बचाओ प्लीज अमन, मुझे मत मारो की आवाज आ रही थी। रुचि भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? ये उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना है। रुचि ने गुस्से में अजय से कहा, अजय, मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आ जाएगी। और ये दर्द भरी चीखती आवाज, इसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? रुचि भागकर कमरे में गई जहां अमन पैरों से प्रीत को मार रहा था कि तभी रुचि ने अमन को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और झटके से उसे प्रीत से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर अमन को अपना होश ही नहीं था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कराहती प्रीत रुचि से गले लगकर फूट फूट कर रोई। रुचि ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, प्रीत, अब रोना बंद करो। तुमने क्यों की अमन से शादी? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था कि अमन नशे का आदी है, जिस वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। इसलिए तो 38 की उम्र में भी अभी तक वो कुंवारा था। इतना सुनते प्रीत ने कहा, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया कि ये बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं। तब रुचि ने कहा, नहीं प्रीत, अमन तो सिर्फ 10 भी पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नशे और लड़कियों को परेशान करने के। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फायदा उठाकर वो न जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। अमन से 12 साल छोटी प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बातें करते हुए गुजार दी। अगले दिन हाल में बुलाकर रुचि को कटघरे में खड़ा किया गया। हॉल में उसकी नंद निशा, नंदोई अजय, अमन और उसके सास ससुर और प्रीत भी मौजूद थी। सब बारी बारी रुचि पर इल्जाम लगा रहे थे कि तभी रुचि और प्रीत ने एक साथ बोला, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। रुचि और प्रीत को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उसके नंदोई का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया।
उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने जुबान खोलो। तुम दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को ही आंखें दिखा रही हो। सटअप मिस्टर अखिल उर्फ आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपने पर आ गए तब आप हवालात की हवा खाते नजर आएंगे, समझे। आपकी इसी बदतमीजी के कारण आपके छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है। इसलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो रुचि भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आपका एक एक सच अमन ने नशे की हालत में बताया। मुझे पता चल चुका है कि आप अमन को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं, और आपने ही उसे नशे का आदी भी बनाया ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे, और भाभी को माँ जी की नजरों में चोर बना दिया। उन्होंने अपने भाई को घर से गहने पैसे चुरा कर दिए जिससे उनका भाई विदेश जा सके। प्रीत के मुंह से सच सुनकर आज अखिल के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अब अपनी सास सुमन जी की तरफ देखने लगा, जो प्रीत की तरफ भावशून्य होकर देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका हम देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे अमन के नाम पर कर्जे लिए हैं उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे, और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का कामकाज देखेंगे। आपको हम पर एहसान करने की जरूरत नहीं। अखिल ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगी? अपनी छोटी बहू को जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्जाम लगा रही है, अपनी जेठानी के बहकावे में आकर। मुझे अच्छे से पता है ये सब इस तेज तर्रार रुचि की साजिश है। तभी गुस्से में अजय ने गुस्से में कहा, खबरदार अखिल, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मारकर भगा चुका होता। सही कहा प्रीत ने, तुम अब कल से ऑफिस नहीं आओगे। माँ इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकले। लेकिन बेटी, दामाद के प्यार में अंधी सुमन जी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने प्रीत से कहा, तुम्हें कैसे पता कि रुचि ने गहने नहीं चुराए और अखिल अमन को ब्लैकमेल करता है? तब प्रीत ने कहा, माँ जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? अरे वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा तो फिर ये क्या है? प्रीत ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा। सुमन जी ने फोटो देखा तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नजदीक के सब रिश्तेदार आए थे सिवाय सुमन जी के घर वालों के। अखिल की बहन ने सारे जड़ाऊ पुश्तैनी सुमन जी के गहने पहन रखे थे, जिसका इल्जाम रुचि पर लगा दिया गया था। प्रीत ने अमन से कहा, अमन अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी जिंदगी इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई वो जीजा जी के कारण ही हुई थी। और नेहा अमन की प्रेमिका को जीजा जी होटल के रूम तक लेकर गए थे ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे, और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। अमन आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी नंदनिशा ने कहा, प्रीत तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करना चाहती हो? तब प्रीत ने कहा, दीदी आपने अपना मायका और हमारी जिंदगी खराब करते समय ये सोचा था? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या जरूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए सुमन जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामाद और बेटियों के नाम कर दी है। सुमन जी की बात सुनकर प्रीत और रुचि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे, इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। अजय और अमन सिर पर हाथ रख सोफे पर बैठ गए। सास की बात सुनते ही रुचि और प्रीत के साथ साथ अजय और अमन के होश उड़ गए। तब अजय ने कहा, माँ सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम कर दिया है, मतलब आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? अब तक नजरें झुकाए खड़ी सुमन जी ने गरजते स्वर में कहा,
तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती कि कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाओ? तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक नहीं। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे तुमको तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामाद का, जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये कल की आई प्रीत मेरे दामाद का अपमान करेगी। तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो प्रीत अभी मेरे दामाद के पैरों पर गिरकर माफी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों का इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं समझे। और प्रीत गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये रुचि इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मारकर इसी घर में अब तक है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार रुचि का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते प्रीत के ससुर सूर्यकांत जी ने बोला, वाह सुमन, क्या बात है। तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ भी वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है। पहले मेरे बच्चों की नजरों में मुझे गलत साबित किया, उनसे मुझसे दूर कर दिया, और अब इन्हें इस घर से निकाल रही हो। मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और न ही मेरी बहू किसी से माफी मांगेगी। सूर्यकांत जी को बोलता देख सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, चलिए आपको दवा देकर सुला देता हूँ। आप आइए मेरे साथ कमरे में। अखिल ने सूर्यकांत जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ अखिल के हाथ से छुड़ाकर सूर्यकांत जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन काश इतनी चिंता तुम अपने माँ बाप की भी करते और अपनी खराब नीयत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज भी मेरे नाम है। सुमन, तुम भी चाहे तो चली जाओ इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? मैं तो यहीं रहूंगी, और जो मेरी मर्जी होगी, जैसा मेरा मन होगा, मैं वही करूंगी। अखिल निशा के साथ घर से जाने लगे तो रुचि ने उनको रोककर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं। कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर न खड़ा किया तो रुचि मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही हैं। अखिल ने व्यंग में हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो। सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे इस घर को फर्श से अर्श पर लाओगी। कहकर अखिल ने सब वहाँ से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या और कैसे होगा, कैसे घर और घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमन जी उठकर कमरे में चली गईं। सूर्यकांत जी घर से बाहर चले गए। तब अजय ने कहा, रुचि अब हम क्या करेंगे? तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहनोइयों पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम आगे क्या करेंगे। रुचि ने कहा, अजय, अब जो होना था हो चुका, अब ना वो सुधर सकता है, ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सकें। लेकिन अब हमें आगे क्या सोचना होगा। अजय और अमन ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन रुचि और प्रीत दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उन्हें 20 दिनों में नौकरी मिल भी गई। प्रीत ने उसके बाद बुटीक के काम को भी
धीरे धीरे शुरू किया और देखते देखते बुटीक के साथी रुचि के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू कर दिया, जिसमें अब अमन और अजय भी शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला, तो वो था सुमन जी का व्यवहार। सूर्यकांत जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। अजय अमन भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक सुमन जी ने कहा वो अपने बेटी दामाद के घर जा रही हैं, क्योंकि अब वहीं उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाता हुआ सब देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर प्रीत और अमन के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थीं। अमन को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। प्रीत के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर भी काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। रुचि ने 2 जुड़वा बेटियों को, तो प्रीत ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो रुचि और प्रीत ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 12 साल के कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज रुचि के जन्मदिन के दिन प्रीत उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, भाभी मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे करूँ। कि तभी कमरे में अजय ने प्रवेश किया, जो काफी परेशान दिख रहे थे। अजय को परेशान देखकर रुचि और प्रीत खड़े हो गए। रुचि ने कहा, अजय क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? अजय ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी स्थिति गंभीर है, सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब रुचि ने कहा, अजय कुछ भी हो, वो तुम्हारी माँ है, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि सुमन जी आईसीयू में हैं। अजय को डॉक्टर से पता चला कि सुमन जी की हालत गंभीर है, लेकिन वो किससे पूछे कि उनको यहाँ कौन लेकर आया और कैसे उनको चोट लगी। माँ की हालत देखकर अजय अपने जज्बात रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। तब रुचि ने उसे संभालते हुए कहा, अजय हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे तकलीफ में कभी नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे तकलीफ में नहीं देख सकते। और अजय अमन की तो अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावत सही कही गई है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा, आप लोग ब्लड का इंतजाम कीजिए। अजय, रुचि और सुमन जी का ब्लड ग्रुप 1 था, इसलिए अजय और रुचि ने उन्हें अपना खून दिया। इधर अमन अपनी बहन को फोन लगा रहा था, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली निशा के घर जाने के लिए और उनके घर पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था, न ही आसपास के लोगों को कुछ पता था। वो परेशान होकर वापस आने के लिए कार के अंदर बैठा ही था कि उसे निशा के घर काम करने वाली बाई दिख गई, जिसे अमन ने आवाज दी। तो अमन को देखते वो तेज कदमों से भागने लगी। तब अमन ने भागकर उसे पकड़ा तो उसने पहले कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। फिर अमन ने जब उसे पुलिस का डर दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात दोनों बहनें और बहनोई इकट्ठा हुए थे। दोनों लोगों में पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनका पैसों को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो उठकर उन लोगों का बीच बचाव करने आई। तो दोनों लोगों ने मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे साथ रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिए, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसे मांगने, तब उन लोगों ने गुस्से में अपनी माँ को ही धक्का मार दिया और वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गईं। उनका सिर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, ना बेटियों को ना ही दामाद को। भैया, पिछले 4 साल से जब से इन लोगों को व्यापार में नुकसान शुरू हुआ, तब से आपकी माँ अपने बेटी दामाद के घर अपमान की रोटियां खा रही थीं, रोज रोती थीं, पछताती थीं। मैंने अपनी आंखों से देखा उनको रोते हुए, अकेले में
कोई उनसे बात नहीं करता था। रोज अपने मरने की दुआ मांगती थीं। जब चोट लगी तब मेरे मर्द ने उनको बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया था और आप लोगों को फोन किया था। वो लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए भी राजी नहीं थे। कहा, मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी किस काम की, कौन इसको पूछेगा। वो लोग इनको छोड़कर बाहर चले गए। कहाँ, ये तो मुझे नहीं पता। अमन इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आकर सारी बात अजय को बताई। सारी बातें सुनकर सबके होश उड़ गए कि पैसों के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तब अमन ने कहा, भैया मैं इन लोगों को छोड़ने वाला तो नहीं, मैं इनकी आज ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। तभी पीछे से अमन के पापा सूर्यकांत जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सजा तो हर इंसान को भुगतनी ही पड़ती है और अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। पहले अपनी माँ को ठीक होने दो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। 4 दिन बाद सुमन जी को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि सुमन जी को होश आ गया है। ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में गए, लेकिन जब अमन, अजय, रुचि, प्रीत और सूर्यकांत जी कमरे में पहुंचे तो सुमन जी खामोश थीं। उन लोगों को देखकर उन्होंने कुछ भी हाव भाव व्यक्त नहीं किए। जब अजय ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि सुमन जी की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। वो खुद को भी नहीं पहचानती कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो आप लोगों को भी नहीं पहचान पा रही हैं। सुमन जी का इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। सुमन जी अब रुचि को माँ कहकर बुलाती, बच्चों के साथ खेलती, बच्चों जैसी हरकतें करती। उनकी ऐसी हालत देखकर सबको उनके ऊपर दया तो आती, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। सूर्यकांत जी ने पुलिस कंप्लेन करने से दोनों बेटे को मना कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि तभी न्यूज में घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के केस में गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी सारी प्रॉपर्टी सील करके उनको नीलाम कर बैंकों को कर्जे के भरपाई के सरकार ने आदेश पारित कर दिए थे। बोली लगी और खरीदने वाले आज प्रीत और रुचि थीं। पूरी प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम हो गई थी। जिस खुशी में घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी, आज प्रीत रुचि के कमरे में आई और उसने उसको गले लगाते हुए कहा, दीदी, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को नई दिशा देने और पलाश के फूलों का महत्व समझाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर उस दिन आपने सब सच मुझे न बताया होता तो शायद मेरी जिंदगी की वो आखिरी रात होती और मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया होता। तब रुचि ने कहा, प्रीत, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहन मुझे ना मिलती तो। प्रीत ने कहा, यही तो खूबी है आपकी, आप हर चीज को अलग नजरिए से देखती हो। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी मेरी जिंदगी पलाश के फूलों जैसी हो गई, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन उसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं। तब आपने कहा था, प्रीत, पलाश के फूल खुशबूदार भले ही ना हो, लेकिन इनमें तमाम औषधीय गुण छिपे होते हैं, जिनको जानकर अगर कोई सही तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो इन तमाम बीमारियों से लड़कर बच सकते हैं। बस तब तक हमें धैर्य से काम लेना होगा, जब तक बीमारी ठीक न हो जाए। हम औरतों की जिंदगी किसी भी दिशा में आसान नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले जाना किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि इससे हमारी जिंदगी आसान तो होने वाली नहीं। हम लौटकर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी चैन से जीने नहीं देगा। हमारे साथ साथ उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और न ही हम अमीर बाप की बेटियां हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर जरूर बन सकते हैं और इस समाज में मिसाल कायम कर सकते हैं कि अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो घर के बाहर और अंदर दोनों जगह वो सब कुछ संभाल सकती हैं। कहकर प्रीत रुचि के गले लग गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।